सलामकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में इतवार की रात और अगस्त की 3 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और अगस्त की 4 तारीख है। नादरीन, आज एक मुख्तलिफ मौजू पर बात करेंगे, यानी मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। ये एक इनकलाब है जो दुनिया में आया हुआ है, और इस वक्त अमेरिका की सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प खबरें वहां से आ रही हैं। उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और साथ ये कि चूंकि पाकिस्तान में भी इससे इस्तेफादा किया जा सकता है, फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है जो सिलिकॉन वैली और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सामने आ रही है। लेकिन बहुत काम सिलिकॉन वैली में हो रहा है, कैलिफोर्निया में। तो उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। और साथ थोड़ा जिक्र खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर के मज़ीद वायलेंस हुआ है। और आखिर में थोड़ा जिक्र अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का जो मुतवक्किल दौरा था, जो कल शुरू होने वाला था, यानी आप के टाइम के मुताबिक आज, वो शायद कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल हुआ है? खबरें इसके बारे में बहुत हैं, लेकिन उसमें एक बहुत अहम नुकता है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के मौजू की जानिब, जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मौजू है। हम रोज़ाना सियासत पर बात करते हैं, लेकिन मैं आज उस टेक्नोलॉजी पर बात करना चाहता हूँ जो हमारी ज़िंदगियां बदल रहा है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, यानी एआई। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद रोज़ में ग्रोक, जो कि एक्स या जो एलॉन मस्क की कंपनी है, ट्विटर, उसका पुराना नाम ट्विटर है, अभी एक्स उसे कहते हैं। उसके अंदर जो उन्होंने एक एआई टूल रखा है ग्रोक के नाम से, जो कि पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन ग्रोक जैसी दसियों कंपनियां इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, स्पेशली अमेरिका में मौजूद हैं, सिलिकॉन वैली में हैं। और मैं इस इनकलाब के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसने कुछ इस किस्म की दुनिया बदली है कि शायद मेरा ख्याल यह है कि जो, यानी सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर हमने देखा कि टेली कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन आया, फिर डिजिटल रेवोल्यूशन आया। और उसके बाद अब हम एक ऐसे दौर में एंटर हो रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है। बिल्कुल ये रेवोल्यूशन से कम नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में गुजर चुके हैं जहां पर के अब दुनिया में लोग यानी इससे काफ़ी ज़्यादा आशना है। नादरीन, ये टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं है, ये बात 2021 की है, जब दुनिया के सामने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट सामने आया जिसको डेल ई के नाम से याद किया जाता है। और उसके बाद फिर मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, ये और दो एआई के टूल्स थे जो कि 2022 में आए, जिसने के बुनियादी तौर पर इमेज बनाने में काम किया, यानी आप उससे शबीह बना सकते थे। और फिर जो असल रेवोल्यूशन था वो 30 नवंबर 2022 को उस वक्त दुनिया के सामने आया, जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी नामी एक एआई चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया। चैट जीपीटी ने दुनिया बदल दी। आज आप देखिए कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि पहले 2 महीनों में इसके जो इस्तेमाल करने वालों की तादाद थी वो 200 मिलियन तक पहुंच गई, सिर्फ 2 महीनों में। जो कि दुनिया में, यानी तारीख में, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सॉफ्टवेयर था। इससे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया गया था जितना कि चैट जीपीटी को किया गया था। यहाँ सबसे दिलचस्प अमर यह है कि हालिया सालों में एआई कंपनियों की जो बानियों की तादाद है वो भी बढ़ रही है, और उनकी औसत उम्र आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। औसत उम्र उनकी है 41 से 43 साल तक। यानी जितने भी इस वक्त तक जितनी भी एआई की कंपनियां सामने आई हैं या आ रही हैं, उनमें जो औसत उम्र है वो 41 से 43 साल के दरमियान है। कुछ की ज्यादा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एवरेज निकाले तो इतनी ही बनती है। बात मेटा के या फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की करें, जिनकी उम्र 41 साल है, या ओपन आई के मालिक सैम ऑल्टमैन की करें, जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल है, और इनकी कंपनी की कीमत इस वक्त कितनी है? $300 अरब। या एंथ्रोपिक, जो एक और एआई टूल है, उसके मालिक दारियो अमोदी की करें, जिनकी उम्र सिर्फ 42 साल है, और इनकी कंपनी की कीमत भी $170 अरब तक बताई जाती है। या 38 साल एलिया सट्सकेवर की करें, जिन्होंने के सेफ सुपर इंटेलिजेंस या एसएसआई के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया। और ये और या फिर 28 साल अलेक्जेंडर वैंग की करें, जो कि मेरा ख्याल है कि इस हालिया तारीख का एक
अजीब वाकया है। ये जो अलेक्जेंडर वैंग जो हैं, ये 2021 में सिर्फ 24 साल की उम्र में ये दुनिया के पहले अरबपति बने थे। ऐसे अरबपति जिन्होंने के पैसा अपने खुद कमाया है, या अपनी कमाई से बनने वाले अरबपति पहले थे। इतनी कम उम्र, 24 साल की उम्र में इन्होंने अपने पहले 1 अरब डॉलर बनाए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस वक्त उनकी जो वर्थ है, नेटवर्थ, पर्सनल वर्थ जो है, वो कोई 3.6 अरब डॉलर से ज्यादा है। लेकिन अब उससे ज्यादा हो चुकी है। उसकी वजह वजह यह है कि इस वक्त सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही पागलपन की हद तक तेज दौड़ चल रही है। दौड़ किस चीज की चल रही है? दौड़ बेहतरीन जहनों की तलाश की चल रही है। और उन जहनों को नाकाबिल यकीन पैसे फराहम किए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब बात पैसों की नहीं हो रही, बल्कि बात किरदार की हो रही है। बहुत सारी कंपनियों को बहुत बड़े बड़े ऑफर सामने आए हैं, लेकिन वो या उनके एम्प्लॉयज उनको ये कहकर ठुकरा देते हैं कि हम अपने बानी, जो हमारे जिन्होंने के ये प्रोग्राम शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू किए, हम उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इस किस्म की आपको जो मिसालें हैं वो भी मिल रही हैं। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान अमेरिकी मीडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। यानी अच्छे जर्नलिज्म ये भी है कि जहां पर उन्होंने इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज निकाली हैं। स्पेशली मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का जिक्र करूंगा, जो कि इस सिलसिले में काफ़ी अच्छी खबरें निकाल रहे हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त जो ये एलन वैंग जो हैं, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने अपनी एक कंपनी एआई टूल बनाया था जब ये इनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, और ये अरबपति बन गए थे। और उसके बाद फिर मार्क जकरबर्ग इनके पीछे पड़ गए और इनको कहा कि आप आए, क्योंकि मैं मेटा, यानी जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है जिसको मेटा कहते हैं, वो कहते हैं कि मेटा जो है वो अपना जो उनका मेटा एआई है उसको वो एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एलन वैंग को कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं, और जो मेरा नया सुपर इंटेलिजेंस का एक मैं लैब बना रहा हूँ, लेबोरेटरी बना रहा हूँ सुपर इंटेलिजेंस की, उसको आप लीड करें। याद रखिए कि इस वक्त एलन वैंग की उम्र बताई जाती है कोई 28 साल के करीब है। और उनको कहा कि आप इसको लीड करेंगे, लेकिन एलन वैंग इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई हुई थी जिसकी वजह से वो अरबपति बने थे, जिसका नाम स्केल एआई के नाम से वो जानी जाती है। और ये बेसिकली डेटा कंपनी है। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने क्या किया कि उन्होंने एलन वैंग को बनाने के लिए उनकी कंपनी स्केल एआई में 49% शेयर कितने के खरीदे? 15 अरब डॉलर के। 15 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए, और उसके बाद 49% शेयर उसमें हासिल किए एलन वैंग की कंपनी में। और उसके बाद फिर उनको कहा कि आप आइए, और कहा जाता है कि उनको तकरीबन कोई $300 मिलियन की तनख्वाह पर लाया गया, जो उनको आइंदा मेरा ख्याल है 3 या 4 साल में दी जाएगी। ये उन बोनसेस के अलावा है, जो कि याद रखिए कि मार्क जकरबर्ग की जो कंपनी है, ये पैसे देने में बहुत ज्यादा कमाल रखती है। यानी जिस किस्म के लोग बोनसेस देते हैं, इसी वजह से काम इनका बहुत सख्त है, लेकिन ये जिस किस्म के पैसा देते हैं वो बहुत कम देखा जाता है। तो उन्होंने इस तरीके से एलन वैंग को लाया। एलन वैंग को जब लाए तो उन्होंने कहा यह टीम मुकम्मल नहीं है। तो मार्क जकरबर्ग ने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने गूगल, गिटहब के जो सीईओ थे नेट फ्रीडमैन, डैनियल ग्रॉस जो कि सीईओ और को फाउंडर हैं बजी स्टार्टअप सेफ सुपर इंटेलिजेंस के, और इसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो ओपन एआई और एंथ्रोपिक में, गूगल में, एप्पल में काम करते थे, उनको वो अपनी कंपनी में ले आए। और पैसे कितने दे रहे हैं? $100 मिलियन से ज्यादा फी कस, यानी एक शख्स को $100 मिलियन से ज्यादा की तनख्वाह पर लाए गए। और जो इसमें एक और जो इंजीनियर है, उनका नाम रूमिंग स्पैंग है, जो चाइनीज हैं, उनको भी एप्पल के को फाउंडर की जो फाउंडेशन की जो मॉडल टीम है, उसमें जो उनके फाउंडेशन के मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स बनाते हैं वो एआई के, उसके वो हिस्सा थे। उनको इन्होंने $200 मिलियन के एवज लाया, यानी 4 सालों में उनको $200 मिलियन दिए जाएंगे, $50 मिलियन सालाना। याद रखिए कि अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी सुपर कॉरपोरेशन जो हैं, उनके सीईओज की इतनी तनख्वाहें नहीं हैं जितने कि इन इंजीनियर्स की और रिसर्चर्स की हैं, जो कि इस वक्त पूरी की पूरी, यानी यहाँ पर एक ऐसा टैलेंट हंट के ऊपर एक रेस शुरू हुई है कि यहाँ पर इनको जहाँ भी अच्छा जरखेज जहन नजर आता है, वो उसको पैसों की परवाह किए बगैर उठा लेते हैं। और इसमें इस वक्त मार्क जकरबर्ग का नाम हर तरफ आ रहा है, क्योंकि बाकी कंपनियों के जो एआई टूल्स हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। मेटा एआई का जो अपना टूल है वो भी अच्छा टूल है, लेकिन मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि मैं इसको
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ ले जा रहा हूँ। अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो लेवल है एआई का जिसके बारे में कहा जाता है कि जब ये बन जाएगा तो ये एक आम इंसान से ज्यादा बेहतर सोच सकेगा, यानी इसकी जो सोच की क्वालिटी वो होगी वो इंसान से भी ज्यादा बेहतर होगी। और इसीलिए उन्होंने ये एक लैब बनाई है जिसमें कि एलन वैंग और उनकी टीम को लाया गया, जहां से कि दुनिया के बेहतरीन जहनों को वो पैसे दबा के पैसा फेंक रहे हैं। न सिर्फ उनकी बात यहाँ पर खत्म हुई, बल्कि इस वक्त जिस तरीके से ये दौड़ हो रही है, तो आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आखिर में दुनिया के 8 अरब से ज्यादा इंसानों के जहनों को कंट्रोल करेगी। वो किस तरह? कि जब आप इस वक्त हम लोग टेक्नोलॉजी पर हमारा रिलायंस इतना ज्यादा हो गया है कि किसी भी शहर में रेस्टोरेंट से लेकर रास्ते से लेकर और कोई भी सवाल, हम सब कुछ के लिए अब एआई ही इस्तेमाल करते हैं। वजह यही है कि हमें इस टेक्नोलॉजी में हमारा ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मसाइल भी हैं क्योंकि हर कोई इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने की अहलियत नहीं रखता और उसकी वजह से गलत इंफॉर्मेशन भी ले लेता है। लेकिन जो इस वक्त मार्क जकरबर्ग हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से वो कर रहे हैं। और इस वक्त एक रेस लगी हुई है तीन कंपनियों के दरमियान: मेटा यानी फेसबुक, ओपन एआई यानी चैट जीपीटी, और गूगल जिनकी अपनी जेमिनाई के नाम से एआई टूल है और बहुत अच्छा टूल है गूगल का भी। इनके दरमियान आपस में इतनी तेज दौड़ हो गई है कि कहते हैं कि अब जो बहुत आला तरीन जहन है उनको ये $300 बिलियन तक के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। और मार्क जकरबर्ग जो है वो इस वक्त सुपर इंटेलिजेंस लैब के लिए जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो हर किस्म की कंपनी जहां उनको अच्छा टैलेंट नजर आता है वो आगे उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको ऑफर्स करते हैं। इसमें एक ताज़ा तरीन मिसाल आई है। एक कंपनी है थिंकिंग मशीन्स के नाम से। इसकी जो जिन्होंने ये शुरू की थी ये स्टार्टअप, उसका नाम है मीरा मूर्ति। मीरा मूर्ति जो है ये बुनियादी तौर पर अल्बानियन है, अल्बानिया से इनका ताल्लुक है। और इन्होंने यानी मार्क जकरबर्ग ने इनसे राब्ता किया और इन्हें कहा कि आप मेरे साथ शामिल हों। लेकिन उन्होंने इनकार किया। उसके बाद फिर मार्क जकरबर्ग ने एक और काम किया। उन्होंने मजीद वो किया कि $1.5 अरब का कंपनसेशन पैकेज इनको ऑफर किया। और उनके जितने भी लीडर्स थे उनको, यानी इस कंपनी के जितने भी लीडर्स थे उनको $1.5 अरब का पैकेज मार्क जकरबर्ग ने ऑफर किया, जो कि 3 से 4 साल में ये पे किया जाना था। लेकिन मजे की बात कि उन्होंने ये रद्द कर दी। ये ऑफर ही रद्द कर दी। उन्होंने कहा जी हमें ये पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम लॉयल हैं अपनी टीम के साथ, अपने टीम हेड के साथ। इस हद तक खबरें आ रही हैं कि ये पागलपन की रेस जो है इस वक्त, यानी ये पैशन है मेरा ख्याल है, उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी फ्रंटियर है या ये एक ऐसी स्पेस के वो हिस्सा है जहां पर के अक्ल दानिश की तमाम हुदूद इंसान उबूर करने की कोशिश करके दूसरे जहनों को कंट्रोल करने के रास्ते तलाश कर रहा है। इसीलिए इसमें दबा के पैसा डाला जा रहा है। इस वक्त टॉप 10 एआई जो स्टार्टअप्स हैं, मैं उनको देख रहा था अभी ये प्रोग्राम की तैयारी के वक्त, तो उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है सिर्फ 10 कंपनियों की, ये तो कब तो 10 यूं है, मैं सिर्फ 10 की बात कर रहा हूँ। उनकी जो टोटल वैल्यूएशन आ रही थी वो कोई $600 अरब आ रही थी। $600 अरब। याद रखिए, ये लोग कारखाने नहीं चलाते, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चलाते हैं। और इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जहां पर के आपको सेकंड्स में ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि इससे पहले लोग रिसर्चर्स हायर करते थे। वजह यही है कि टेक्नोलॉजी इस किस्म की लाई गई है कि उसने दुनिया बदल के रख दी है। और इसीलिए मेटा जो है वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वो तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे उठा के ला रहे हैं जो कि दुनिया में टॉप जहन समझे जाते हैं एआई की दुनिया में, और इनको वो लाकर और स्पेशली वो ओपन एआई के पीछे, यानी चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उसकी तरफ वो जा रहे हैं। और अब तक मार्क जकरबर्ग खुद 100 के करीब उनके एम्प्लॉयज को खुद ऑफर कर चुके हैं कि आप आइए। इसी तरह एंथ्रोपिक जिसके सरबराह दारियो एमोदी हैं, उनको भी इसी किस्म की ऑफर की गई है। इसी तरह इलिया सट्सकेवर को भी इसी किस्म की ऑफर्स की गई हैं, लेकिन वहां पर वो ऑफर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। बल्कि कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि कुछ लोग अपने, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो टीम्स बना रही हैं, ये कंपनियां जो बना रही हैं, वो एक ही घर में रहते हैं ताकि हम उनके पास कोई अप्रोच ना कर सके, उनको उड़ा के ना ले जाए कोई पैसे देकर। लेकिन यहाँ पर अब एक यानी ऐसी एक कल्चर सामने आ रही है कि जहाँ पर किरदार को भी देखा जा रहा है कि कौन किस हद तक मामलात को ठीक कर सकता है। चैट जीपीटी जो है इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त सबसे आगे चैट जीपीटी ही समझा जा रहा है।
اسی لیے حال ہی میں انہوں نے اپنی ایک ملٹی ماڈل اے آئی کے لیے $2 ارب ریس کیے ہیں، کیونکہ انویسٹرز دبا کے اس کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں، سب کو پیسہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ فرنٹیئر ہے جہاں تک کہ انسانیت آج تک نہیں پہنچی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں اس قسم کی ٹیکنالوجیز نظر آئیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالیہ دنوں میں نیو یارک ٹائمز میں اور واشنگٹن پوسٹ میں اس قسم کی خبریں میں نے پڑھی کہ جن کے مطابق ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی طبعی زندگی کتنی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ تو بڑا انٹرسٹنگ دور ہے، میں اس پر گائے بگائے مزید پروگرامز بھی کرتا رہوں گا، لیکن یہ ٹاپک بہت اچھا ہے اور میرا خیال ہے ہمیں اس پر بات بھی کرنی چاہیے، اور اس پر ہمیں اپنی آگاہی کو بھی بڑھانا چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو یا آپ کا کوئی بھی کامنٹ ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف۔ وہاں سے انفارچونیٹلی اگر ایک طرف یہاں پر بہت اعلیٰ ذہنوں کے کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا اور اسپیشلی جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں بہت سارے لوگ محصور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ملیٹنٹس ہیں، دوسری طرف ملٹری ہے، ان کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے۔ ہم کے تازہ ترین مثال ہمیں اس کی باجوڑ میں نظر آ رہی ہے، جہاں پر کہ ایک ٹرائبل جرگہ وہاں کے ملیٹنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ ملیٹنٹس لگتا یہ ہے کہ نکلنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کے نائب سربراہ ہیں، ان کا نام مولوی فقیر ہے، ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا علاقہ ہے، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پر آخر میں ہوگا کیا؟ کیونکہ جس خوف کا میں نے اظہار کیا تھا کہ ملٹری اور عوام کے درمیان خلیج، عوام ملٹری اور دہشت گردوں کو اپنے علاقے میں نہیں چاہتے، اور دہشت گرد عوام کی بات نہیں مان رہے، تو اس طریقے سے ایک تین طرفہ معاملات بن رہے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اسی طرح نارتھ وزیرستان سے بھی کچھ خبریں ہیں، وہاں پر بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کہ کوئی ایک ٹرک کو طالبان نے آگ لگائی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ وزیرستان جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر دو واقعات ہوئے، ایک تو ایک پولیس آفیسر تھے سہیل بروت، ان کو اعظم ورثہ کے علاقے میں شہید کیا گیا، بالکل بازار کے اندر، اور جو مسلح افراد تھے وہ غائب ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اور کوئی ٹرک تھا جو کہ لدہ تحصیل سے گزر رہا تھا، اس کو جو ٹیررسٹ ہے انہوں نے روکا اور وہاں پر اس کو آگ لگا دی۔ تو کافی سارے اس حد تک بھی خیال ہے کہ شاید جو ٹرک کا ڈرائیور ہے محمد اللہ، جو کہ ہی بدخیل مکین کا رہنے والا ہے، اور دو مزدور جو تھے ان کو بھی شاید یہ جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس تھے وہ اغوا کر کے لے گئے۔ اسی طرح اتحاد المجاہدین پاکستان جو کہ ایک نیا ملیٹنٹس کا گروپ ہے، انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے ایک اعلان کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے لگڑے بازار رزمک جو کہ نارتھ وزیرستان میں ہے، وہاں پر انہوں نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایک فوجی کو شہید کیا۔ ابھی تک اس بارے میں پوری معلومات نہیں ہے کہ آگے کیا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال پاکستان فوج کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اور ساتھ پھر جو بنو کا علاقہ ہے، بنو میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ بنو میں ایک پولیس پوسٹ تھی جس میں کوئی 15 سپاہی تھے، وہاں پر کوئی 70 ملیٹنٹس نے حملہ کیا، اور جو یہ پولیس والے اس چیک پوسٹ میں تھے وہ بڑی بہادری سے لڑے اور ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ان پولیس والوں کی مدد کے لیے جو ری انفورسمنٹس آ رہی تھیں، ان کے لیے بھی راستے میں دو آئی ای ڈیز رکھے گئے، ایک پھٹا اور دوسرا جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا گیا، ڈیفیوز کر دیا گیا۔ لیکن اس لڑائی میں ایک سپاہی کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ کم از کم 2 سے 3 جو حملہ آور تھے وہ بھی مارے گئے ہیں، یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی اس علاقے میں کواد کاپٹر کے حملوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو یوں خیبر پختونخوا میں انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کو ہر طرف روزانہ 2 سے 3 4 5 حملے نظر آ رہے ہیں، لوگ بیچ میں جرگے کر رہے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ اپنے لیے تحفظ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کچھ نتیجہ واضح طور پر نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ سیکورٹی فورسز اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج بن چکی ہے، بقول علی امین گنڈاپور وہ خلیج بن چکی ہے، اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی کم ہو سکتی ہے کہ جب ان علاقوں کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے اور ان کی رائے کو شامل کیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں آخری موضوع کی جانب، اور وہ خبر تھی کہ جو افغانستان کے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے آج سے یعنی پاکستان وقت کے مطابق آج اور امریکہ کے وقت کے مطابق ہمارے لیے کل، انہوں نے پاکستان کا 3 2 روزہ دورہ کرنا تھا، لیکن آج کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں
کہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے، اور مختلف ذرائع ابلاغ میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید چونکہ جو افغان حکومت کے مختلف جو اراکین ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کے نام یونائٹڈ نیشنز کی بلیک لسٹ میں ہے، یعنی ان پر انٹرنیشنل ٹریول کے اوپر پابندی ہے۔ جب کبھی بھی ان کے کوئی لیڈران باہر کا سفر کرتے ہیں تو وہ ان کو اجازت یونائٹڈ نیشنز کی جو افغانستان کے حوالے سے سینکشنز کمیٹی ہے، وہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ میں کچھ دوستوں کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان کے لیے اجازت لیتے، یعنی متقی کے پاکستان کے سفر کے لیے اقوام متحدہ سے پیشگی اجازت نامہ لیتے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ممکن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس سال متقی روس بھی گئے ہیں، متحدہ عرب امارات بھی گئے ہیں، ترکی بھی گئے ہیں، مختلف ملکوں کا وہ سفر کرتے رہے ہیں، اور یقیناً یونائٹڈ نیشنز کے اجازت نامے کے تحت ہی کرتے رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان کا یہ فرض تھا تو پاکستان نے یہ اجازت کیوں نہیں لی؟ اور یہ کہ افغان حکومت کا کوئی اس میں کردار تھا، کیونکہ اگر کسی نے کوئی سفر کرنا ہے تو وہ پہلے ظاہر ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کو اور یونائٹڈ نیشنز کو مطلع کرے گی، لیکن بھارت جو اپلیکیشن یقیناً یونائٹڈ نیشنز ہی جانی تھی، اور وہاں پر جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی 1988 طالبان سینکشنز کمیٹی ہے، اس کے نام یہ سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے یا یہاں پر ان کو اجازت نامے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ، اور وہاں پر ان کو جو ہے اجازت ملتی ہے۔ اس کمیٹی کے ممبران سیکیورٹی کونسل کے 15 اراکین ہی ہیں، جن میں 5 مستقل اراکین اور باقی جو سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل اراکین ہیں، جن میں کہ اس وقت الجیریا، ڈنمارک، یونان، گیانا، پاکستان، پاناما، ساؤتھ کوریا، سیریا لون، سلوینیا اور صومالیہ یہ شامل ہیں بیچ میں۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کا فرض تھا تو اس وقت تو اس کمیٹی کی سربراہی، چونکہ روٹیٹنگ سربراہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی سربراہی پاکستان کے ہاتھ میں، یعنی اس سینکشنز کمیٹی کی سربراہی اس وقت پاکستان کر رہا ہے۔ تو کیا پاکستان نے خود یہ اجازت نہیں لی، یا افغانستان نے اس سلسلے میں ان سے کوتاہی ہوئی، یا دونوں سے کوتاہی ہوئی؟ اس وقت یہ واضح نہیں ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پھر پٹری سے اترنے کو ہیں؟ کیونکہ حالیہ واقعات کے بعد دونوں ملکوں کے بارے کے حوالے سے کافی زیادہ ایک مرتبہ پھر شکوک و شبہات کی جو لہر ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ طالبان کے حملے بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو اس وقت جرگے گئے ہیں، چاہے وہ تیرا میں ہو یا دوسری جگہوں پر، وہ طالبان ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم پیچھے سے ہمیں اجازت ملے گی تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم نے علاقے چھوڑنے کے لیے، یعنی ان کی ڈوریں اس وقت بھی افغانستان ہی سے کنٹرول ہو رہی ہیں۔ یا اس سے اس کا تعلق ہے، یہ واضح نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یقیناً باتیں واضح ہو جائیں گی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔